गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तक जो है अभी हमने जो है अपने पिछले लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें हम लोग मोस्टली डिस्कस कर रहे थे बोल्टेड कनेक्शंस और बोल्टेड कनेक्शन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस किया हमने अपने पिछले वीडियोस में। ख़ास तौर से देखा स्प्लाइस की प्रॉब्लम देखा, उसके बाद हमने सिंगल कवर पे लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सिंगल चेयर में डबल कवर प्लेट लगा करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया डबल चेयर में। तो बहुत तरह की चीज़ों बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हमने उसमें सॉल्व किया है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम एक नया टॉपिक जो है आज डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है वेल्डेड कनेक्शंस। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वेल्डेड कनेक्शंस, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसको वेल्डेड कनेक्शंस को। तो सबसे पहले आज जो है इस वेल्डेड कनेक्शंस में इंट्रोडक्शंस पार्ट को हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो इनिशियल लेवल पे जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम धीरे धीरे इसमें जो है प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे वन बाय वन, जो इसमें जो भी हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड वॉट एवर मे बी दी। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन। व्हेन टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय means of weld, such a connection is known as welded connections. ठीक है, welding offer an opportunity to the designer to achieve a more efficient use of the material. तो देखिए वेल्डिंग जो होती है आप बहुत से जगहों पर देखे होंगे कि मतलब रेलवे ट्रैक में भी आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। पहले तो नहीं यूज होता था, पहले क्या होता था हम लोग रिवेटेड कनेक्शंस का यूज करते थे, बट आजकल क्या है बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे कि यूज़ कर रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हम उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी आजकल जो है हम मोस्टली अगर आप देखेंगे कि जितने भी कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर हम बात कर लें, कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या हो रहा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मजबूरी आ जा रही है कि स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हम फोकस करते हैं। और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ही हो गया कि आपको वहाँ पर इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप जैसे एक मेंबर्स को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करना है और आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, हम जल्दी जल्दी मेंबर्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए पहले फर्स्ट वी सेलेक्ट किया पॉइंटर नाउ। When two members are connected by means of weld, such as connection is known as welded connections. तो जैसे अगर हम दो मेंबर्स को वेल्डिंग के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं तो उस वेल्ड के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वेल्डेड कनेक्शंस। ओके, तो वेल्डिंग क्या है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है डिजाइनर को टू अचीव ए मोर इफिशिएंट यूज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मोर इफिशिएंट यूज ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि वेल्डिंग जो है जैसे डिजाइनर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है कि हम जो है मटेरियल को जो यूज है वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जैसे क्या होता था, रिवेटिंग करते थे तो, या आप देखते होंगे बोल्टेड बोल्टेड कनेक्शंस में क्या होता था, हमको होल फॉर्मेशन करना पड़ता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता था, बहुत सारा वेस्टेज हो जाता था। तो ये एक फ़ायदा है कि हम बेहतर तरीके से मटेरियल का यूज़ कर पाते हैं इन द वेल्डिंग। ओके, nowadays with the advantage in the field of NDT test method, that's called non-destructive testing method, quality of the weld becomes easier. अब ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को जरा फोकस करिएगा, ये क्या कह रहा है। जैसे कि आजकल एडवांस टेक्निक आ गई है, दैट्स कॉल्ड एनडीटी, और एनडीटी बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल यूज भी हो रहा है। और पहले क्या होता था, जैसे मानिए कोई फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर पे हमने बहुत जगह वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग करने के बाद क्या होता था कि हमें ये तो पता नहीं चल पाता था कि वेल्डिंग कौन सा वेल्ड जो है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल की बात में टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा वेल्डिंग जो है हमारा कब टूट गया, अभी वो ब्रेक हुआ है कि नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक है ना,
तो ये हम पता नहीं कर पाते थे, जो कि वेल्डिंग में क्या मेंबर कनेक्ट करते थे और पता चला वो टूट गया, टूटा हुआ है। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक्स आ गई, एंड दैट्स कॉल्ड एनडीटी टेस्ट। और एनडीटी में हम जो है इन चीज़ों को जज कर पाते हैं, कहाँ क्रैक हुआ है, कहाँ क्रैक नहीं हुआ है। तो ये सब काफ़ी यूज़ हो रहा है। ओके, तो तो एनडीटी ने क्या किया कि डिजाइनर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप जो है वेल्डिंग प्रोसेस को फ्रीक्वेंटली यूज़ करिए, आपको सर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, दूसरी चीज़ मैं अभी जो आपको कह रहा था कि सिंस देयर इज़ नो रिडक्शन ऑफ होल्स, द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन इज इफेक्टिव इन कैरिंग लोड। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अलग वे में अगर हम बोल्टेड कनेक्शन से कंपेयर करें, तो बोल्टेड कनेक्शंस में जो है ग्रॉस, जैसे हम ग्रॉस होल बना रहे हैं या फिर जो जो भी रिडक्शंस हो रहे हैं होल्स फॉर्मेशंस की वजह से, तो वो किसी ना किसी वे में लोड कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको वेल्डिंग प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा मटेरियल इंसर्ट करते हैं, ना कि कोई मटेरियल वहां से रिमूव करते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? वेल्डिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा मटेरियल इंसर्ट करते हैं, ना कि कोई मटेरियल वहां से रिमूव करते हैं। तो ये जो है एक एडवांटेज है इन द वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, बट एक चीज है कि यहाँ पर हर जगह पे हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर मोटा मोटी टर्म में हम समझें कि इसमें क्या है, हम किसी प्रकार मटेरियल के जो मेन मेंबर्स हैं उसमें किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, जो जैसे कि बोल्टेड कनेक्शंस में होते थे कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द होल इन द मेंबर। ओके, तो एक तो सबसे बड़ा फायदा हमको मिल रहा है कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वेल्डिंग जो है जल्दी जल्दी हो जाती है। तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप कंस्ट्रक्शन को कितने जल्दी जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड में वो इसी पर होता है कि आप कितनी जल्दी प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, दूसरी चीज़, वेट ऑफ वेल्डेड कनेक्शन इज रिलेटिवली लो। ठीक है, एंड हैंस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हमारे ऑटोमेटिकली जो कट हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, देखिए जैसे अगर हम बोल्टेड कनेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, तो बोल्टेड कनेक्शंस में बोल्ट की वजह से एक्स्ट्रा लोड आ रहा है मेंबर्स के ऊपर, और जो ओवरऑल मेंबर है उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट भी बढ़ रही है वो अलग चीज़ है, बट ओवरऑल वेट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जा रहा है ड्यू टू द लोड ऑफ द बोल्ट। बट अगर हम वही बात कर रहे हैं वेल्डेड कनेक्शंस की, तो वेल्डेड कनेक्शन जो है वो हमको अगर ओवरऑल मेंबर्स की बात करें तो वो थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है। ठीक है ना, अगर आप टोटल प्रोजेक्ट पर देखेंगे तो वेल्डेड कनेक्शन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम आएगा। ठीक है, चलिए तो दीज आर सम assumptions इन वेल्डेड जॉइंट्स, और ये हमको डिजाइनिंग में बहुत यूजफुल होता है, और आपको इसके बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए। तो मोस्टली जो एस के दुग्गल की बुक्स में तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन्हीं को रिफर करिए, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ओके क्या कहता है देखते हैं वन बाय वन। द weld connecting the various part are homogeneous, isotropic and elastic elements। ठीक है ना, द वेल्ड कह रहा है कि पहली चीज जो भी वेल्ड के द्वारा जो भी कनेक्टिंग पार्ट्स होंगे वो होमोजीनियस होने चाहिए, यानी कि एक मेंबर दूसरे मेंबर्स के जैसे सिमिलर मेंबर्स को ही हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक मटेरियल्स, इलास्टिक एलिमेंट्स।
तो 100% तो नहीं कह सकते, बट एजम्पशंस में इस पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। दूसरा बात यह है कि द पार्ट्स कनेक्टेड बाय वेल्ड आर रिजिड एंड देयर डिफॉर्मेशन आर देयरफॉर नेग्लेक्टेड। तो दूसरा पॉइंट ये है कि द पार्ट कनेक्टेड बाय वेल्ड आर रिजिड। जो भी पार्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक मेंबर्स को दूसरे मेंबर्स से, उसको हम रिजिड लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। वो उस कनेक्शंस को हम जो है रिजिड लेंगे। एंड देयर डिफॉर्मेशन आर देयरफॉर नेग्लेक्टेड, और उनके बीच जो भी डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं दैट्स विल बी नॉट कंसीडर एंड दैट उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जो भी हो, वैसे कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशंस अगर हम देखेंगे तो होता ही है, ठीक है ना। तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं इन द कैलकुलेशंस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, चाहे वो बट का हो, फिलेट का हो, जो भी हो, अलग अलग प्रकार के वेल्डेड होते हैं। देन आफ्टर ओनली स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स आर कंसीडर। इफेक्ट ऑफ द रेजिडुअल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड शेप ऑफ द वेल्ड्स आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, एक्सटर्नल लोड्स आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो है मेंबर्स पे जो स्ट्रेसेस आती हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, बाकी जो है उसको जो है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिज़ाइनिंग में इनका यूज़ जो है आप बार बार देखेंगे, कैसे इनको अप्लाई कर रहे हैं, हम आगे की वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो खैर इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो भी मेंबर्स कनेक्ट होंगे वो होमोजीनियस होंगे, आइसोट्रोपिक होंगे और इलास्टिक होंगे। पहली चीज़, जो कनेक्टेड पार्ट होंगे दैट्स ए कॉल्ड, जो भी कनेक्टेड पार्ट्स हो रहे हैं दैट्स ए कंसीडर एज ए रिजिड एंड देयर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। और तीसरा पॉइंट हमको ओनली स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड आर कंसीडर, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आती हैं उसी को कंसीडर करते हैं, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस। कितने टाइप्स के वेल्डेड कनेक्शंस होता है और कौन कौन से वेल्डेड कनेक्शन हम मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो बेसिक टाइप्स ऑफ द वेल्डेड जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ वेल्ड, पोजीशन ऑफ द वेल्ड एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले जो देखिए, हम जो जो भी जॉइंट्स यूज करते हैं, अगर मोस्टली देखा जाए तो फिलेट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिलेट वेल्ड ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में फिलेट वेल्ड जो है वो लगभग 80% कवर कर लेता है। ग्रूव वेल्ड बहुत कम परसेंट यूज होता है, ठीक है ना। 80% किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर देखेंगे तो अगर वेल्डिंग हो रही है वहाँ पे तो 80% जो है फिलेट वेल्ड होगा, ग्रूव वेल्ड कम यूज होता है। बट हम दोनों पे ही प्रॉब्लम देखेंगे, फिलेट वेल्ड पे प्रॉब्लम ज़्यादा देखेंगे, ग्रूव वेल्ड पे कम प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दैट्स ए ग्रूव वेल्ड एंड इट्स आल्सो कॉल्ड बट वेल्ड। देखिए ग्रूव वेल्ड जो है, ग्रूव वेल्ड या बट वेल्ड and fillet weld are provided when the members to be jointed are lined up. Groove weld are costlier since it required edge preparations. अच्छा, ये महंगा पड़ता है क्यों? क्योंकि वे रिक्वायर्ड एज प्रिपरेशन। अच्छा, पहले हम जो है आपको कुछ फिगर्स दिखाएंगे ग्रूव वेल्ड्स पर, और उसके बाद जो है हम इस पर आते हैं कैसा दिखता है। देखिए ये देखिए, ये स्क्वायर शेप का है, ऊपर से नीचे तक लगभग थ्रू आउट दिखेगा। ये सिंगल वी है, दैट्स ए सिंगल वी पोर्शंस। देन आफ्टर ये डबल वी है, इसको जो है ऊपर और नीचे जो है दोनों तरफ से हमने देखिए यहाँ से ऐसे वेल्ड मारा है, इधर भी मारा है और इधर भी मारा है, ऐसे क्रॉस वेल्ड, ठीक है ना। ये सिंगल यू है हमारा, ये डबल यू है। ओके, तो ये अलग अलग तरह का है। और देखिए इसमें आपको अभी स्क्वायर शेप में दिखाया, तो हमने यहाँ पर इसको एक और फिगर ले लिया है हमने।
इससे रिलेटेड, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर या ग्रूव वेल्ड, ठीक है ना। ये अभी ग्रूव वी वाला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है वी वाला, ठीक है। ये देखिए दैट्स कॉल्ड डबल वी। तो इस तरह के अलग अलग शेप्स के ग्रूव वेल्ड आपको दिखाई देंगे जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जे शेप का है, आपको इनके फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे फिगर याद करने की ज़रूरत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको, दो चार फिगर्स लर्न होने चाहिए कि मतलब कैसा शेप्स में वो दिखाई देता है, तो कि हम उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। सारे आपको याद नहीं करने हैं, ओके। अब ग्रूव वेल्ड क्या है कि जब दो मेंबर सेम प्लेन में कनेक्ट करते हैं, जैसे एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, हम यहाँ पे बॉटल ले ले रहे हैं, दैट्स सैनिटाइजर बॉटल। जैसे दो मेंबर को हम सेम प्लेन में कनेक्ट करते हैं, अगर आप देखेंगे सेम प्लेन में, तो इस प्रकार की वेल्डिंग में हम ग्रूव वेल्ड कनेक्शन करते हैं। और वही अगर ओवरलैपिंग होगी तो हम फिलेट वेल्ड यूज करेंगे, उस पर भी अभी हम आएंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहली चीज, ग्रूव वेल्ड will be used when two parts come together in the same plane, okay, two parts come together in the same plane. These weld will be applied in a butt joint and may have a preparation or not before welding, ठीक है। These weld will be applied in a butt joint and may have a preparation or not before welding. This is the reason there are several types of the groove welding symbol, ठीक है। तो देखिए ग्रूव वेल्डिंग जो है, पहली चीज हमने आपको बता दिया कि ये बहुत कम यूज होती है, और जब दो मेंबर सेम प्लेन में कनेक्ट होते हैं तो तभी ग्रूव वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रूव वेल्डिंग अगर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन लाइन में देखेंगे तो किसी भी, जैसे मानिए कहीं फैक्ट्रीज है या कहीं पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मोस्टली जो यूज होता है वो फिलेट वेल्ड होता है। ग्रूव वेल्ड जो है वहां पे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर भी अलग अलग शेप्स का हमने नीचे में भी दिखाया हुआ है। ये फिगर्स आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस आती है, स्पेसिफिकेशंस पे बात कर लें, ठीक है, कि उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से थोड़ा देख लें कि क्या कह रहा है स्पेसिफिकेशंस। पहले चीज़ तो ये कहता है कि सबसे पहले बात करेंगे हम रेनफोर्समेंट्स की। रेनफोर्समेंट्स और साइज, दो तरह की चीज़ें को देखेंगे रिलेटेड टू द ग्रूव वेल्ड, तब हम उसके बाद जो है फिलेट वेल्ड पे आएंगे, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द ग्रूव वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड। चलिए अब देखिए सबसे पहली चीज, रेनफोर्समेंट क्या है ग्रूव वेल्ड में। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर में, ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन ऊपर की तरफ टॉप में, ये है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है जो हम मेंबर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए रेनफोर्समेंट इज द एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल विच मेक्स द थ्रोट डायमेंशन एट लीस्ट 10% greater than the thickness of the welded material. The reason for providing reinforcement is to increase the efficiency of the joint, ठीक है। तो जैसे ग्रूव वेल्ड में क्या हुआ कि जब हम जोड़ते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मेटल भी वहां पे रह जाता है, ठीक है, जोड़ते वक्त, तो उस या रह जाता है कह लीजिए, या हम उसको प्रोवाइड करते हैं टू गिव ए प्रॉपर फिनिशिंग्स, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि इससे कम से कम जो है, जो हमारी थिकनेस थी, ठीक है ना, वो करीब 10% बढ़ गई। दैट्स ए थ्रोट डायमेंशन एटलीस्ट 10% ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द वेल्ड मटेरियल। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जा रही है, और वही जो हम एक्स्ट्रा पार्ट है दैट्स ए कॉल्ड ए रेनफोर्समेंट, उसी एक्स्ट्रा पार्ट को हम रेनफोर्समेंट बोल रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे जो ज्वाइंट था दैट्स ए कॉल्ड ग्रुप ज्वाइंट, और उसकी इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज कर जा रही है, ओके। जो मेंबर था उसकी इफिशियंसी कम से कम इंक्रीज कर जा रही है, कितना इंक्रीज कर जा रही है इससे हमें मतलब नहीं है,
वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा अभी, तो उस पर नहीं जाना है हमको। हमको बस ये बात करना है कि उससे क्या है, मेंबर्स की इफिशियंसी इंक्रीज कर जा रही है। ठीक है। अब रेनफोर्समेंट मेक द ग्रूव वेल्ट स्ट्रॉन्गर फॉर स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोडिंग की कंडीशंस में ये रेनफोर्समेंट जो है काफी काम करता है। ठीक है। But in case of repeated and vibrating load, stress concentration develop in the reinforcement, leading to early failure. Hence, under such types of load, it is undesirable and the weld surface is made flush. ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि जैसे ये हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो 3 mm से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि 3 mm से कम ही रहे, लेकिन वो तो भाई वेल्डिंग करने वाले के ऊपर है कि वो कैसी वेल्डिंग कर रहा है, वो कितना इफेक्टिव है। बट एज पर कोड, IS कोड कहता है कि हमको जो है वो रेनफोर्समेंट 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब भी हम स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं तो स्टैटिक लोडिंग में आपका जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और इफिशियंसी हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं साइज ऑफ द ग्रूव वेल्ड यूज टू स्पेसिफाइड बाय द थ्रोट डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है। अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है कि देखिए, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस में जैसे कि अलग अलग वेल्ड में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस अलग अलग होती है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपको हम फिगर से दिखाएं, ठीक है। हाँ, जैसे हमने वी ग्रुप लिया, तो ये जो मेंबर हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसे यहाँ पे वेल्डिंग किया मानिए इस तरह से, दैट्स कॉल्ड वी ग्रुप। वी ग्रुप में हमने इस एरिया को वेल्ड कर दिया। ठीक है। ये एरिया हमने वेल्ड मार दिया, ये देखिए। ठीक है। तो इस एरिया को हमने जब वेल्ड कर दिया, तो वेल्ड करने के बाद क्या होगा, अब हम इफेक्ट जब इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। वो क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। द साइज ऑफ द ग्रूव वेल्ड यूज्ड इज स्पेसिफाइड बाय द थ्रोट डायमेंशन, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। द ग्रूव वेल्ड में बी ऑफ पार्शियल पेनिट्रेशन और ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है। द फॉर्मर बीइंग okay, the former being not preferred. It is difficult to achieve complete penetration for single U, V, J or bevel welds. However, this can be achieved by using backup strip as shown in figure. These backup strip may be left in place or removed after the welding process is over. Double V, J, double U, V, J or bevel welds are example of complete penetration groove weld, or in case of complete penetration of groove weld, the effective throat thickness is taken as the thickness of the thinner member jointed. That's a very important point is here now. देखिए, ये आपको हमने कंप्लीट यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया है, तो आपको करना क्या है थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कि in case of complete penetration of groove weld, the effective throat thickness is taken as the thickness of the thinner member jointed. जैसे मानिए दो मेंबर हम ज्वाइंट कर रहे हैं, जैसे एक मेंबर है जिसकी थिकनेस जो है 10 mm 12 mm कुछ भी है, और दूसरा मेंबर जो इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसकी थिकनेस कुछ और है। तो अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है जैसे यहाँ से लेके नीचे तक, तो कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में हम जो है अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन हो जा रहा है तो कंप्लीट पेनिट्रेशन के थिकनेस में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या लेंगे, थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, जो आपका जो ज़्यादा जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, थिनर मेंबर को हम कंसीडर करेंगे,
दैट्स इफेक्टिव थिकनेस। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किस मेंबर्स में जो है इफेक्ट हमारा कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है। बट जब आप प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में हमको थोड़ा सा आदत बन जाती है कि यार ये प्रॉब्लम देखा तो उसमें जो है हमारा कंप्लीट लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, कि हमको 7/8 लेना है, ये एक धीरे धीरे हमको आदत सी बन जाती है। जैसे अगर अगर देखिए नीचे स्टेटमेंट लिखा है, इन केस द फुल पेनिट्रेशन ऑफ द ग्रूव वेल्ड कैन नॉट बी अचीव एंड इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर शुड बी यूज्ड। ठीक है ना, इन केस ऑफ फुल पेनिट्रेशन, तो ये लाइन है। अब देखिए ये लाइन हमने जो लिखा है कि डबल यू वी जे वीवल पॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन ग्रूव वेल्ड, ये आप याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो इस पूरे हमारी जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द ग्रूव वेल्ड दिया है, इसमें आपको ये एक तो आपको ये याद रखना है कि द साइज ऑफ द ग्रूव वेल्ड यूज्ड इज स्पेसिफाइड बाय द थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज हियर नाउ। और थ्रोट थिकनेस को हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, दैट्स आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव। इफेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि जैसे अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग तरह की कंडीशंस क्रिएट कर देता है, इसलिए हम इसको इफेक्टिव जो है कभी कुछ लेते हैं कभी कुछ लेते हैं, तो इसकी वजह से दैट्स कॉल्ड नेम इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ओके, तो जैसे किसी मेंबर्स में जो कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है तो इफेक्टिव कुछ और होगा, और इन कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है देन उस कंडीशंस में जो है हम कुछ डिफर लेंगे, दैट्स कॉल्ड 7/8 या जो भी ले रहे हैं हम। तो ये दोनों चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम अभी जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो इस पर आपको हम कम उसको बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या होता है डायरेक्टली आप उसको कोरिलेट कर पाते हैं चीजों को। ओके, देन आफ्टर फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब फिलेट वेल्ड कब प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, फिलेट वेल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए फिलेट वेल्ड आर प्रोवाइडेड व्हेन टू मेंबर्स टू बी जॉइंटेड आर इन डिफरेंट प्लेन। अगर दो मेंबर्स को डिफरेंट प्लेन में हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है, जब दो मेंबर डिफरेंट प्लेन में होंगे, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द ओवरलैपिंग, जैसे सेम प्लेन में नहीं होंगे, एक दूसरे से जो है ऐसे कनेक्टेड नहीं होंगे, इन दोनों की प्लेन अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग प्लेन में होंगे तो हम जो है इसको हम जब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होंगे तो दैट्स कॉल्ड ए फिलेट वेल्ड। ठीक है, सिंस दिस सिचुएशन occur when more frequently, since these situations occur more frequently, फिलेट वेल्ड आर मोर कॉमन देन बट वेल्ड। ये टर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिलेट वेल्ड जो है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है एज कंपेयर टू बट वेल्ड। ठीक है, एंड फिलेट वेल्ड आर इजियर टू मेक एज इट रिक्वायर्ड लेस सरफेस प्रिपरेशन। इसमें जो है सरफेस प्रिपरेशन जो है हमको बट वेल्ड के कंपैरिजन में कम करनी पड़ती है। ठीक है, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाता है मेंबर, ये फायदा है। they are not they are not as strong as the groove weld and causes concentrations of the stress। ठीक है, फिलेट वेल्ड आर प्रीफर्ड इन लाइट stressed member where stiffness rather than strength groups the design। देखिए एक चीज है कि आजकल इतनी टेक्निक्स आ गई है, इतने प्रकार के मटेरियल आ गए हैं वेल्डिंग करने के लिए कि हम जो है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कभी कभी हम सपोर्टिंग प्लेट्स लगा देते हैं, बहुत सी टेक्निक्स है। तो ओवरऑल तो जैसे फिलेट वेल्ड का यूज जो है लाइट स्ट्रेस मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। वेल्डिंग का अगर आप देखेंगे टोटल कंसेप्ट ये कहता है कि वेल्डिंग कभी भी हम जो है जहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पर यूज नहीं करते हैं। हम जो भी जहाँ भी वहीं यूज करेंगे वेल्डिंग को जहाँ पर वाइब्रेशंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वाइब्रेशंस अगर मेंबर में आएगा तो वो वेल्डिंग जो है टिकेगी नहीं, वो जो है निश्चित रूप से खुल जाएगी।
तो वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास यही है कि अगर मेंबर में वाइब्रेशंस है तो आप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज़ करिए, ठीक है, और बोल्टेड कनेक्शंस ही प्रोवाइड करिए। वेल्डिंग जो है वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस की पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है ना। ऐसा मतलब हम कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी तो भाई मजबूरी है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो करना ही पड़ेगा। स्टैटिक्स लोडिंग में काफ़ी सक्सेसफुल है वेल्डिंग। ओके, देन आफ्टर डिजाइन ऑफ द फिलेट वेल्ड स्पेसिफिकेशंस, ये चीज़ें हम जो है अभी कल से स्टार्ट करेंगे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड्स को पढ़ेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, दैट्स अनदर टर्म। ग्रूव वेल्ड के भी कोई प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो ग्रूव वेल्ड फिलेट वेल्ड दोनों के प्रॉब्लम जो है हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर वो वेल्डिंग्स की लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है। जैसे हमने एक तो वेल्ड करना है, ठीक है, ये बात क्लियर है, लेकिन वेल्डिंग कितना करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लेंथ तक वेल्ड करना है। एक सिविल इंजीनियर के लिए डिजाइनिंग में सबसे बड़ा रोल यही है कि वो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेगा कि कितने एमएम की वेल्डिंग मारना है और कहाँ कहाँ पे हमको वेल्ड करना है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, इसको सॉल्व करके फिगर। ओके, थैंक यू।